नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। 8 अक्टूबर 2024 को भारत के दो राज्यों में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, जहां जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार ने लोकतंत्र को ही उस वक्त खारिज कर दिया था जब 370 और 35A को ख़त्म करने के नाम पर वहाँ की सरकार को न केवल भंग कर दिया था बल्कि राज्य का दर्जा तक छीन लिया था। कश्मीर में चुनाव में कौन पार्टी हारा, कौन पार्टी जीता, इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण यह रहा कि कम से कम वापस से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया गया, वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हुई है और कोई भी पार्टी वहाँ पर अब सरकार बनाएगी। जाहिर सी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने जा रही है। तो उम्मीद है कि लोकतंत्र के जो तकाज़े हैं, जो जनता को भारत के लोकतंत्र से उम्मीद रहती है, उस लोकतंत्र की उम्मीद पर वहाँ की सरकार खड़ा उतरेगी। लेकिन मैं आज के इस चर्चा में जम्मू कश्मीर पर नहीं बात करूँगा, मैं बात करूँगा भारत के उस राज्य की विधानसभा परिणाम की, चुनाव के परिणाम की, जिसके बारे में पूरे भारत में ज़ोर शोर से चर्चा हो रही थी और माना जा रहा था कि एक प्रकार से किसान आंदोलन के बाद से लगातार 1.5 साल से चल रहे किसान आंदोलन, 700 किसानों के बच्चों के शहादत के बाद से जिस प्रकार से भारत की राजनीति में एक विमर्श बदला है, लोकसभा चुनाव के परिणाम में उस विमर्श के नतीजे भी दिखने को मिले। मान्यवर कांशीराम जी कहा करते थे कि भारत के लोकतंत्र में अगर सरकारें मजबूर की जगह मजबूत बनने लगेगी, उसमें वंचितों का कोई भी काम नहीं हो पाएगा, यानी लोकतंत्र में वंचितों के मत की उपेक्षा होगी। मान्यवर कांशीराम की इसी बात को ध्यान रखते हुए अगर हम 10 साल के भाजपा सरकार का मूल्यांकन करेंगे तो हम देखेंगे कि 10 साल भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार में रही और इतनी ही ताकत से जनता की उम्मीदों को, लोकतांत्रिक आशाओं को सरकार ने कुचल दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए, जो नतीजे आए, उसके बाद से अब मोदी सरकार को अपने हर बिल को पास कराने के लिए कभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सारे बिल भेजने पड़ते हैं, कभी मजबूरी में चर्चा करानी पड़ती है। उसी किसान आंदोलन से संबंधित भारत के दो राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, पूरे देश को, लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 के आए थे और एक तरीके से लोकतांत्रिक बहाली का चुनाव भी उसे माना जा रहा था, विधानसभा हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम ने फिर से ये सारे आकलनों को, विमर्शों को ऐसा लगता है ध्वस्त कर दिया है। भाजपा ने हरियाणा में पिछली बार से भी अधिक सीटें लाई हैं, जहां पिछले विधानसभा के चुनाव में भाजपा कम से कम जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला नाम के बैसाखी से सरकार चलाने को मजबूर थी। इस बार भाजपा को उस बैसाखी की ज़रूरत नहीं रही और भाजपा सीधे साफ बहुमत से सरकार बनाने में सफल हुई है। और अब देखना यह है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में किस प्रकार से भाजपा सरकार चलाएगी। हरियाणा में ग्राउंड में हमारे साथ अतुल मीना है, घूम रहे थे और इन्होंने अपने एक मित्र को चुनाव जिताने के लिए भी मित्रता के कारण मुझे उम्मीद है कि प्रचार प्रसार करने गए थे। बवानी खेड़ा विधानसभा में तो इन्होंने चप्पा चप्पा घूमा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे पर अतुल मीना की क्या धारणा है, हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। आप सब भी इसे सुनिए और अगर आपके कोई सवाल होंगे कमेंट में लिखिएगा। अगला इंटरव्यू भी हम, अगर इनसे आपके सवाल होंगे, ज़रूर करेंगे। अतुल जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इतिहास में इन्होंने पीएचडी किया है, शोध किया है, बहुत ही अच्छे स्कॉलर हैं, राजनीति की समझ है। इनका इंटरव्यू मेरे चैनल पर पहले भी आपने देखा होगा। अतुल जी, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हरियाणा चुनाव के नतीजे को, पहला सवाल तो यही है
के बाद आप क्या सोचते हैं? इसको लेकर के मेरी एक मिक्स फीलिंग है कि शुरू में जब मैं गया था यहाँ से तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे इस बार जो है कांग्रेस एज में रहेगी, लेकिन धीरे धीरे मतलब कितने दिन पहले आप? जब मैं 20 दिन पहले वहाँ गया 20 था। दिन पहले आप? हाँ, 20 दिन पहले गया था। जब मैं दिल्ली से गया था और दिल्ली के यहाँ के जो पर्चा भरा जा रहा होगा। हाँ, पर्चा भरा जा रहा था, तब मैं गया था। और यहाँ जो है दिल्ली के मीडिया का अनुमान, पूर्वानुमान, और जो सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही थी, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो खबरें आ रही थी, ग्राउंड्स पे यूट्यूबर्स जो खबरें दिखा रहे थे, वो खबरें जब आ रही थी तो उनको देख करके जब मैं यहाँ से मेरे अंदर एक ये था कि भाई जो है किसान आंदोलन हुआ है, पहलवान आंदोलन हुआ है, और हरियाणा में जैसे नशे का कल्चर बढ़ रहा है ना। तो उन सब को लेकर के मेरे अंदर एक था कि भाई जो है ना कहीं कांग्रेस एडवांटेज रहेगी, मतलब कांग्रेस चुनाव में जो है एडवांटेज में रहेगी। लेकिन धीरे धीरे जब मैं वहाँ पे घूमा, 20 दिन रहा और मैंने वहाँ पे लोगों से बात की, तो मुझे धीरे धीरे ये फीलिंग आने लगी थी कि नहीं, इलेक्शन इतना आसान नहीं है, कांटे की टक्कर रहेगी। आपको ज़मीन पर लग रहा था कांटे की टक्कर? हाँ, कांटे की टक्कर रहेगी। अच्छा, चलिए, आपकी ये छवि है परिणाम का। दूसरा सवाल आपसे है, आप किनके लिए हरियाणा में, मतलब हरियाणा में ऐसे घूमने गए थे या चुनाव देखने गए थे? किस उद्देश्य से घूम रहे थे आप? वैसे तो मैं हरियाणा गया था, हमारे यहीं JNU के CHS से पढ़े हुए मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं, उनके इलेक्शन में हम गए थे। और प्रदीप नरवाल, हाँ, प्रदीप नरवाल जी विधानसभा से, हाँ, भिवानी जिले की भवानी खेड़ा से, हाँ, कांग्रेस ने टिकट दिया था। अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में वो यूपी के प्रभारी हैं। और काफ़ी मैंने बहुत अपने राजनीति में आसपास लोगों को देखा है, उनमें से प्रदीप एक ऐसा है कि जो है बहुत मेहनती बहुत ही मेहनती आदमी है। अगर मैं एज ए पॉलिटिशियन उसको देखता हूँ, जब हम आंदोलन के दौरान भी देखते थे कि वो जो है कभी मेहनत से नहीं कतरा है। और इसका ही परिणाम है कि आज वो छोटी सी उम्र में इस जगह पर पहुँचा है, एक अच्छी जगह। एक कांग्रेस पार्टी ने उसकी जो एक मेहनत करने की जो क्षमता थी, उसको देख करके टिकट भी दिया है। और हम भी वहाँ जो हमारी मित्रता रही है उनसे, आपकी भी मित्रता है, तो हम लोग जो है उनके प्रचार में वहाँ पे जितनी भी मदद हो जाए, वैसे बाहरी आदमी कितनी मदद कर पाए, लेकिन जितनी भी मदद हो पाए, चाहे वो सहानुभूति के रूप में हो, उसके रूप में हम गए थे वहाँ। चलिए, तीसरा सवाल आपसे है। आपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि जब आप हरियाणा पहुँचे तब विधायक का पर्चा दाखिल हो रहा होगा। आप जब वहाँ पर पहुँचे तो आपको लगा कि मीडिया में जो चल रहा है कि सीधे सीधे कांग्रेस को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, जब ग्राउंड पे पहुंचे तो आपको लगा कि मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया यानी मुख्य धारा की मीडिया गलत दिखा रही है? जमीन पे आपने क्या देखा? जमीन पे जो है जमीन पे ये था कि नो डाउट किसान आंदोलन का भी इम्पैक्ट ज़मीन पे था, पहलवान आंदोलन का भी था, और प्राइवेटाइजेशन भी एक बड़ा मुद्दा था कि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है सरकारी संस्थाओं का, वो भी एक बड़ा मुद्दा था। बेरोज़गारी भी एक बड़ा मुद्दा था। और एक खैर मैं जहाँ था वहाँ नशे का मुद्दा तो नहीं था, लेकिन ये जो मुद्दे थे, ये बड़े मुद्दे थे ज़मीन पे, है ना। लेकिन इसके काउंटर जो है और भी मुद्दे वहाँ थे। जैसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार रही थी, उसके दौरान की कुछ ऐसे इशू थे और कुछ ऐसी एंटी इनकम्बेंसी थी जो पिछले 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी पे मुझे भारी पड़ती हुई दिख रही थी। आप ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले जो सरकार थी, भारत की जनता और खासकर वोटरों के बारे में कहा जाता है कि भारत के वोटरों की स्मृति बड़ी कमजोर होती है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल, चैनल पे कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कि 10 साल भाजपा की सरकार अभी रही है, उसके विरोध को न याद करके जनता को पुराना यानी 10 साल पहले की सरकार का विरोध याद है। बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है? जी, ये था वहाँ पे जैसे कि एक बड़ा मुद्दा था, ठीक, और वो हर वर्ग के लिए मुद्दा था कि जो लोग बता रहे थे कि इस पहले जो है जो पिछली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, उस दौरान क्या होता था कि पर्ची खर्ची, जो बीजेपी ने अपने कैंपेन में जो है मुख्य बात रखी, पर्ची खर्ची, मतलब एक विधायक एक पर्ची लिख करके देता था और उससे जिसके नाम की पर्ची जाती थी उससे खर्चा लिया जाता था और वही जो है जॉब लग जाता था।
तो ऐसा था? हाँ, मतलब लोग बता रहे थे। लोग बता रहे हाँ, मतलब वहाँ पे एक मोटा मोटी जो है, जो कांग्रेस को लोग वोट नहीं करना चाहते थे, उनके बीच ये अहम मुद्दा था, लाइक प्रमुख मुद्दा यही था। और उसमें ये होता था कि जो है कि भाई जैसे कि मेरा कार्यकर्ता है, किसी विधायक का कार्यकर्ता है, और वो विधायक जो है अपने कार्यकर्ता का नाम पर्ची लिख के दे देता था, और उससे जो भी खर्चा लेना होता या तो पर्ची लिख के विधायक कार्यकर्ता का देता था, या फिर किसी से खर्चा लेकर के जो है जॉब लगाता था। मतलब लोग ये वहाँ पे बता रहे थे इस तरह का। और ये एक बड़े लेवल पे हमने जो है ना, कोई 1-2 या मतलब बड़ा एक अगर सैंपल सर्वे किया जाए, वहाँ पे सर्वे किया जाए, तो वो सैंपल जो है बहुत बड़ा होगा इस तरीके की बात करने वाले लोगों का। तो ये एक बड़ा मुद्दा जो है वहाँ पे था कि इस और उनका ये कहना था कि इस सरकार में हम जो है बिना पर्चा और खर्चा के जो है लोग जॉब लग रहे हैं अपनी योग्यता के दम पे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब नौकरी लेने के लिए हरियाणा में कोई विधायक के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लोगों का योग्यता हाँ, के दम पर, मतलब जिसके पास जितनी योग्यता है उसके अनुसार उनको नौकरी दी जा रही है। लेकिन सवाल है कि क्या नौकरी के विज्ञापन आ रहे थे? क्या नौकरी, बेरोजगारी, आपने अभी कहा बेरोजगारी भी एक मुद्दा था, तो बेरोजगारी क्या नौकरी रोजगार मिल रहा था भाजपा की सरकार में? हाँ, मतलब लोगों का ये तो था कि भाई भले ही नौकरियां कम निकल रही हैं, लेकिन जो निकल रही हैं उनमें जो है पर्ची और खर्ची का सिस्टम नहीं है। हरियाणा के हार का कारण आप क्या देखते हैं? कैसे कांग्रेस जो जीत रही थी, हर जगह जीत रही थी, पोल सर्वे में तो प्रचंड बहुमत दिखाया जा रहा था। हालांकि मैंने अपने कमेंट्री में एक दिन पहले, परिणाम के एक दिन पहले उसका खंडन कर दिया था, उसके कारण भी बताए थे। और लेकिन आप किसको मानते हैं हरियाणा में कांग्रेस? जो हमारा दिल्ली में बैठ कर के जो मीडिया देख रहा है, या फिर जो है जो एक पोलस्टर्स जो है पोल सर्वे कर रहे हैं, उसमें मुझे एक कमी दिखाई दी। और वो कमी ये थी कि भाई जो है जो हम सैंपल साइज़ ले रहे हैं पोल का, वो सैंपल साइज़ मुझे लगता है कि और विस्तृत होना चाहिए था। ठीक है, आपने एक बहुत छोटा जो है ना सैंपल साइज़ लिया और उसके बेस पे आपने प्रेडिक्शन कर दी, तो उसकी वजह से जो है पोलस्टर्स की भविष्यवाणी जो थी वो गलत साबित हुई। और दूसरी बात, जो हार का कारण अगर मैं ढूंढूंगा, तो मैं ये ढूंढूंगा कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं हरियाणा के जनता में ये मैसेज गया कि जो है कि पार्टी ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में जो है, किस व्यक्ति के हाथ में? एक जो है सब बोल रहे हैं कि भाई जो है सिर्फ मैं ही नहीं, कांग्रेसी जो बड़े नेता हैं हरियाणा के और नाम लेने से बच रहे हैं। हाँ ठीक है, तो कि कांग्रेस का जो है कि सारा सिस्टम हरियाणा में एक व्यक्ति को दे दिया गया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस जनता ने उस व्यक्ति का नाम तो बताया। हाँ, तो जनता नेता कार्यकर्ता उनमें कहीं ना कहीं डिसकंटेंट था कि भाई जो है मतलब और भी पार्टी में लीडरशिप है, उसको भी जो है बराबर का वेटेज मिलना चाहिए था। किसका कह रहे थे, किसके बारे में उनकी धारणा थी कि किसको बराबर वेटेज नहीं मिल पाया? देखिए, वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि भाई हुड्डा साहब जो हैं उनको बहुत ज़्यादा वेटेज पार्टी, हाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा वेटेज दे दिया है। अच्छा। बाकी जैसे शैलजा जी हैं, रणबीर सुरजेवाला जी हैं, या और भी जो लीडर्स हैं, उनको जो है उस तरीके से वेटेज नहीं दिया गया है। ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जो उसके लिए दिल से काम करता है, तो उनको भी लगता है कि भाई जो है हमारे जो और नेताओं के कार्यकर्ता हैं कि हमारे जो नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने भाव नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक उदासी तो थी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा चूंकि विपक्ष के नेता थे 10 साल, उसके पहले वे खुद पक्ष में थे, पक्ष के नेता यानी मुख्यमंत्री 2 बार सीएम, तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो भी पार्टी प्रदेश में चुनाव में जाएगी तो किसी एक पर तो भरोसा जताना ही पड़ेगा। क्या ये हुड्डा को बदनाम करने की राजनीति की गई? क्या ये भाजपा फंडेड आर्गुमेंट चलाया गया, भाजपा की नैरेटिव चलाया गया? नहीं, जो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो बोल रही थी, और जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ये बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं शैलजा जी को जो है और ज़्यादा वेटेज पार्टी को देना चाहिए था, जिससे जिस तरीके से भाजपा इस चुनाव को बाइनरी में बांटना चाह रही थी, है ना, कि भैया 36-35 वर्सेज एक या
जाट वर्सेज अदर, इस तरीके की बाइनरी में चुनाव को जो है भाजपा चाहती थी कि इस तरीके का चुनाव हो, मतलब और ये एंटी जाट पोलराइजेशन। हाँ, एंटी जाट पोलराइजेशन हो। और कांग्रेस इतने बड़े सवाल को हल नहीं कर पाई। हाँ, कांग्रेस ने जो है, मुझे पता नहीं कहाँ पे कांग्रेस ने मिस किया, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए था। अच्छा, कुमारी सैलजा जी पर बहुत ही रिस्पेक्टेबल लीडर रही है कांग्रेस की भी, देश की कैबिनेट मिनिस्टर, काफ़ी कम उम्र में भी रह चुकी हैं। क्या कुमारी सैलजा जी इतनी प्रभावशाली हरियाणा में थी कि जो एकदम कांग्रेस के पक्ष के चुनाव को उनके वजह से, क्या उन्होंने कोई मतलब हार मिली, कांग्रेस को हार मिली, क्या उन्होंने ऐसा कोई बात बोला? बल्कि उन पर ये कहा कि वो तो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, या उन्हें ऐसी स्थिति बनी कि जिसके कारण सैलजा जी एक्टिव नहीं हो पाए। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां जो है बनाई गई कि जो है जहाँ की, लेकिन हार का ठीकरा कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा जी पर फोड़ा जा रहा है। मैं अगर एनालिसिस करूं तो मैं जो है सैलजा जी को हार के लिए जिम्मेदार नहीं मानूंगा, क्योंकि ज़्यादातर टिकट तो भूपेंद्र हुड्डा जी को दिए गए थे भैया। 90 में से लगभग 72-73 टिकट जो है भूपेंद्र हुड्डा जी लेके गए थे, बाकी 9-10 टिकट सैलजा जी को दिए गए थे। और मेरे हिसाब से सैलजा जी ने जो है, सैलजा जी को जो टिकट दिए गए थे उनमें से लगभग आधे टिकट सैलजा जी जीती हैं। अच्छा, हाँ, मतलब उनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा, हाँ, स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। अच्छा, हाँ, तो आपको लगता है कि यह जो एक एंटी जाट पोलराइजेशन जो भाजपा ने नैरेटिव चलाया, कांग्रेस पार्टी के भीतर कुमारी सैलजा जी की स्थिति को देखकर क्या भाजपा का नैरेटिव सच है? नहीं, जो भाजपा ने जो नैरेटिव चलाया, ना मैं उससे सहमत होऊंगा, ना मैं इस तरह के नैरेटिव को जो है राजनीति में ठीक मानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा सैलजा जी को जैसे दरकिनार किया गया टिकटों में, तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा अपना जो है ये मैसेज देने में सफल रही कि देखो किस तरीके से जो है हुड्डा साहब ने पार्टी को कैप्चर कर लिया और सारे टिकट जो है खुद ले आए। ठीक है, तो इस वजह से जो है वहाँ पे इसको काउंटर करना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, और इस पर और मतलब गहन जो है चिंतन मनन करना चाहिए था, मेरा ये मानना है। उसका रीज़न ये था कि अगर सैलजा जी को टिकटों में जो है तो वो जो दी जाती, तो ये जो बीजेपी का एक मैसेज था कि 35 वर्ष से एक करना है, वो नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं जो है हरियाणा के सभी वर्गों को ये लगता है कि भाई जो है सैलजा जी भी मजबूत लीडर हैं, और हो सकता है कि जो है इनकी जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये एक प्रमुख भूमिका में रहेंगी, तो जो पोलराइजेशन था वो नहीं हो पाता। भाजपा के विपक्षी राहुल गांधी के विपक्षी नेता, यानी भाजपा के बड़े बड़े नेता का सीधा कहना है कि राहुल गांधी जब तक रहेंगे कांग्रेस का यही हश्र होता रहेगा। देखो, ना तो मैं व्यक्तिगत लेवल पे या राजनीतिक रूप से इस बात पे सहमत हूँ, और जिस तरीके से राहुल जी अभी मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के वोट में उन्होंने इजाफा ही किया है। ठीक है, जिस तरीके से, और मुझे जो लग रहा था, जिस तरीके से लोगों में राहुल जी के प्रति एक सहानुभूति थी, राहुल गांधी जी के प्रति ग्राउंड पे, वो सहानुभूति जो है काबिले तारीफ़ थी। पर वही 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी पूर्ववर्ती सरकारों की, वो जो है कहीं ना कहीं उस सहानुभूति को जो है वोट में तब्दील नहीं कर सकी। और इसका रीज़न मैं बताता हूँ। अभी हाल ही में 4 महीने पहले लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, उस समय कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटें जीती हैं। 50%? हाँ, 50% जो है, हाँ 50% का स्ट्राइक रेट रहा है। कुछ सीटें बहुत कम मार्जिन से आ रही हैं, क्योंकि उस समय जो है जो वोट पड़ रहे थे वो राहुल गांधी जी के लिए पड़ रहे थे। तो राहुल गांधी जी अब आज के दिन जो है एक बड़े, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। क्या ये राहुल गांधी के लिए पढ़ रहे थे? बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश में तो नारा ऐसा था कि कोई भी आ जाए, प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है। वो राहुल के पक्ष में कम वोट पड़ रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार के खिलाफ ज़्यादा वोट पड़ रहे थे। नहीं, ये बात भी सच है, लेकिन ये बात भी सच है कि भाई अगर कांग्रेस को हम वोट दे रहे हैं तो सबको पता था प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जो 4000 किलोमीटर पैदल चलकर आया है। ठीक है, जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा की है, और जो विपक्ष का अनडिस्प्यूटेड लीडर है राहुल गांधी, वही पीएम बनेगा। ये तो पहले से ही तय था। तो
कुल मिला के वो जो पहले की स्थिति थी, बीजेपी जो है राहुल गांधी जी को एक अलग तरीके से पेंट करती थी, वो पेंट अब इस इलेक्शन में नहीं कर पाई थी। और राहुल गांधी जी के प्रति हम भी ग्राउंड पर थे, किसी ने भी नेगेटिव बात नहीं की। अच्छा, ये एक सुधार आप मानेंगे इसमें? बिल्कुल, कि राहुल गांधी की छवि में एक प्रकार से सुधार है। हाँ। एक भी व्यक्ति अतुल जी को नहीं मिला जिसने राहुल गांधी जी की आलोचना की हो, या नकारात्मक या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया हो। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो बार बार सामाजिक न्याय को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, हरियाणा चुनाव देखने के बाद लगता है कि राहुल गांधी जी को अपने ही मुद्दों की समझ है? जब वो विधानसभा के चुनाव में एक व्यक्ति को ही सब कुछ सौंप दे रहे हैं, जहाँ पे बाकी लोगों की उपस्थिति गौण हो जाती है, नगण्य हो जाती है, लगभग खत्म हो जाती है। तो इसमें तो धर्मराज जी ऐसा है कि ये जो है ये मुझे पॉलिटिक्स से ज़्यादा जो पार्टियों की मॉडलिटीज़ होती हैं उसका सवाल है, और उसके सवाल पर मैं ज़्यादा जो है बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं इस चीज़ का कि पार्टियाँ कैसे फंक्शन करती हैं, क्या करती हैं। ठीक है, अब लोग बोल रहे हैं कि भाई जो है कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को फ्री हैंड दे दिया था, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को दे दिया, राजस्थान में अशोक गहलोत जी को दे दिया, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा जी को दे दिया, और उसका जो है नेगेटिव रिजल्ट कांग्रेस पार्टी को मिला। तो बाकी ये जो मॉडलिटी है पार्टी, हाँ, आपको क्या लगता है? पार्टियों की जो अब ये मॉडलिटीज वो डिसाइड करते हैं। बाकी मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि मतलब एक व्यक्ति के हाथ में जो है आप दोगे तो फिर दिक्कत होगी चुनाव में। तो मतलब आप तो बिल्कुल वही बात कर रहे हैं, आप भी विरोधाभासी बात कर रहे हैं। आप तो वही मेरे सवाल का आप समर्थन कर रहे हैं कि इसका मतलब कि राहुल जी को अपने ही मुद्दे की समझ नहीं है, कि अगर वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं कि SC ST OBC को हक देना चाहिए, और एक आदमी चुनाव में एक आदमी को ही सब कुछ सौंप देते हैं। नहीं, घूम फिर के आपने वही बात कही। सामाजिक न्याय अलग मुद्दा हो गया मेरे हिसाब से। सामाजिक न्याय अलग मुद्दा है और पार्टी की लीडरशिप एक अलग मुद्दा है। अच्छा। कि हम जो है किसी को भी पार्टी में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पास हर तबके के लीडर हैं हर स्टेट में। तो मेरा कहना है सभी पार्टियों में है। नहीं वो है। तो आप अगर देखोगे तो कि राजस्थान में जो है गहलोत जी को जो लीडरशिप, गहलोत जी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया है वो OBC है। OBC में भी जो है कोई डोमिनेंट OBC नहीं है वो। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी वो भी OBC थे, है ना। तो ऐसा नहीं है वो जो है। लेकिन मेरा कहना ये है कि भाई जो है जब आप इलेक्शन में जा रहे हो तो आपको जो है हर जो है नेता है, जो स्टेट लीडरशिप का जो मेन नेता है, सबको एक मतलब अच्छे से जो है समायोजित करना चाहिए चुनाव स्ट्रेटेजी में। आप हरियाणा घूम रहे थे, राजनीतिक बात हमने कर ली, फिर आऊँगा घूम के उस पर। मैं एक उससे पहले हाँ अच्छा, समाज से हाँ एक और हार का कारण जो मुझे लगा वहाँ पे कि जो पिछले 10 साल से वहाँ पे कांग्रेस का संगठन नहीं है। संगठन नहीं, हाँ, ना डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, ना ब्लॉक कमेटी है, ना बूथ लेवल की कमेटी है। भूपेंद्र हुड्डा जैसा मजबूत एक कांग्रेस का विपक्ष का नेता है, और आप कह रहे हैं संगठन ही नहीं। हाँ, वहाँ संगठन नहीं है, ना कोई जिला अध्यक्ष है, ना ब्लॉक अध्यक्ष है। जैसी पार्टी पर बहुत बड़ा आरोप है। हाँ, ये बड़ी, और ये मुझे मतलब कमी लगी वहाँ पे। फिर यही था कि भाई नेताओं के जो फॉलोअर्स हैं वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस का नेता है उसके जो फॉलोअर्स है वही कांग्रेस है। वहाँ ना जिला कमेटी है, ना ब्लॉक कमेटी है। तो उसका जो मुझे कमी जो लगी भाई, इसमें क्या होता है कि जब आप एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाते हैं, ब्लॉक कमेटी बनाते हैं, तो आप हर जाति और वर्ग से लोगों को जोड़ते हैं। ठीक है, किसी को आप एक जाति के व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाओगे तो दूसरी जाति के व्यक्ति को जिला उपाध्यक्ष बनाओगे, किसी जाति के व्यक्ति को ब्लॉक अध्यक्ष बनाओगे, तो आप जो है वो जो कमेटियाँ हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ब्लॉक कमेटी, उनके सारे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जातियों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ सकते हो। और एक वहाँ नरेटिव चल रहा था 35 बनाम 1 या जो भी नरेटिव था, वो नरेटिव को काउंटर करने में मुझे लगता है इस तरीके से सहूलियत होती कांग्रेस पार्टी को, यदि वहाँ पे ब्लॉक कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ होती तो, और लोगों को भी स्पेस वहाँ पे कांग्रेस पार्टी में दिया जा सकता था। आपको लगता है कि ये जानबूझकर कमेटी नहीं बनाई जा रही होगी? आप तो राजस्थान से हैं जी। क्या राजस्थान के कांग्रेस में कमेटी है? नहीं, राजस्थान कांग्रेस में तो कमेटियाँ हैं। तो जब कांग्रेस एक ही है, राजस्थान में कमेटी है, उत्तर प्रदेश में भी कमेटी है। अभी अभी आपने कहा कि आपके मित्र प्रदीप नरवाल जी राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी में है, उत्तर प्रदेश देखते हैं, हरियाणा में क्यों नहीं है? कौन है जिम्मेदार? हुड्डा जी? नहीं, अब ये मुझे पता नहीं। पार्टी मॉडलिटीज में मैंने पहले भी बोला, जब आपने पहले भी पार्टी मॉडलिटीज पे सवाल किया, तो मैं उसके बारे में नहीं बोल पाऊंगा कि भाई कौन जिम्मेदार है, मुझे उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है।
है ना, क्योंकि पार्टी फंक्शन किस तरीके से कर रही है, क्या कर रही है, वो क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। अच्छा अच्छा, हरियाणा आप घूम रहे थे, हरियाणा के बारे में, मैं बिहार से हूँ, आप जानते हैं, आप राजस्थान से हैं। हरियाणा के बारे में एक बड़ी ही अजीबोगरीब छवि है कि वहाँ पे उनकी भाषा को लेकर के सीधे बोलते हैं। अगर मैं कहूँ पूरे हरियाणा के लिए कि वहाँ पर लोग एक तरीके से, मैं शब्द बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लोग बोलते हैं क्योंकि मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, ऐसी भाषा, लेकिन छवि वही है, जनता कहती लठमार भाषा है, यही बोलती है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि डेमोक्रेटिक है, हर व्यक्ति ऐसे ही बोलता है। आपको क्या लगा कि चुनाव में जैसी तल्खी मीडिया में दिख रही थी, कांग्रेस और भाजपा के बीच में गहमा गहमी, जैसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, समाज में कैसा रिस्पांस था इस चुनाव? एक और मैं आपकी बात में ऐड करूंगा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ये, आपने जो वहाँ का कल्चर है, किस तरीके से लोग जो है आपसी व्यवहार कैसा है लोगों का, तो एक जो यहाँ दिल्ली में बैठ के जो हरियाणवी भाषा है उसको जाट भाषा बोलते हैं। ये बड़ा ही मिसकंसेप्शन है। मैं नहीं बोलना चाह रहा था उसको, अच्छा किया आपने बोल दिया। क्योंकि नहीं, मैं इसलिए इसको स्पष्ट भाषा में बोला हूँ क्योंकि हमने मीडिया में ये शब्द सुने हैं, मूवीज में ये टर्म सुनी है ना, भाई हरियाणा से तो जाट से, इस तरीके की जो है। नहीं ऐसे तो हजारों गाने खुद बना रहे हैं, जाट सिंगर्स बना रहे हैं, लेकिन वो उसमें जो है आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि और जो कास्ट है उनके भी सिंगर गाना बना रहे हैं हरियाणा के ऊपर। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है। अब जैसे और भी समाज के जो हैं सिंगर हैं, लेकिन वो जो ये हमको यहाँ पे दिखाया जाता है, एक पेंट किया जाता है चित्रण, वो वैसा नहीं है। वहाँ जो है उसी तरीके की भाषा सब लोग बोलते हैं, सबकी भाषा में वैसी अकड़ है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, भाषा में वही अकड़ है, वही जो है उसी तरीके की लैंग्वेज है, उसी तरीके से बात करेंगे दूसरे से। तो हमको यहाँ पे जो है ना एक गलत चित्रण दिखाया जाता है। और एक दूसरा सवाल जो आपने पूछा है, वहाँ एक हालांकि जो है बीजेपी और 35 बनाम 1 करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ एक शब्द बड़ा मजबूत था। भाईचारा जो शब्द है वो हरियाणा सोसाइटी में बहुत मजबूत है। अच्छा, हाँ, क्या मतलब है इसका? मतलब कि भाई हम 36 कौम का जो है आपसी भाईचारा है ना, क्योंकि मैंने ये शब्द बहुत जगह सुना। और जैसे मैं आपको बताऊं, अगर 36 कौम जब बना है, मैं आऊँगा आपकी बात पे, तो किसी के कोई खिलाफ भी होगा, किसके खिलाफ बना है? 36 कौम का जो मुहावरा चल रहा है, ये भाजपा के सरकार में आने के बाद चल रहा है, हम सभी जानते हैं। इसका मतलब है कि 36 कौम एक तरफ है तो दूसरी तरफ कौन है? नहीं, भाजपा करती है टोटल, जैसे अगर हम आम बोलचाल की भाषा में 36 कौमें मानते हैं, भाजपा करती है 35 बनाम 1। अच्छा, हाँ, एक कौन है? एक जो है भाजपा जो है एक वर्ग के रूप में जाट को जो है वहाँ दिखाने की, हाँ, जाट वर्सेस ऑल, जाट वर्सेस जाट के खिलाफ सभी, जाट के खिलाफ सभी को, एक के खिलाफ सभी का पोलराइजेशन करने की कोशिश करती है भाजपा। हरियाणा के समाज में ऐसा दिखा? हरियाणा के समाज में जो है भाजपा कर तो रही थी, लेकिन मतलब उस तरीके से जो है कटुता नहीं थी। हाँ, मुझे जो है उनकी भाषा में नहीं, आपसे उनकी भाषा में मुझे कटुता नहीं दिखी। वाह, अच्छा। हाँ, कटुता नहीं थी, जैसे कि कोई गाली दे रहा है या कुछ और कर रहा है, उस तरीके की जो है। जैसे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ कि जैसे शुरू में हम वहाँ पहुँचे तो प्रदीप का जो पुराना वीडियो था JNU का, कि उसमें जो अपना आपको पता ही है कि भाई जो है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, सामंतवाद मुर्दाबाद के नारे जो है बड़ा कॉमन है JNU में, है ना। तो और सबको पता है कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा जो है ब्राह्मणों को गाली देना नहीं है, जातिवाद को गाली देना, जो व्यक्ति जातिवाद करता है उनको या जातिवादी सिस्टम को, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो है जाते ये बड़ा मुद्दा बन गया, बीजेपी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया कि देखो ये ब्राह्मणों को गाली देता है, JNU का प्रोडक्ट है, इस तरीके से। लेकिन फिर मैंने कई जो है दलित समाज से आने वाले लोग हैं उनसे बात की कि मैंने कहा क्या है, मतलब इस नारे पर आपका कहना है। वो बोल रहे हैं कि भाई हम इस नारे से सहमत नहीं हैं। हाँ, दलित समाज के लोग। अच्छा। मैंने पूछा क्या कारण है? देख भाई कुछ भी कहो लेकिन इससे भाईचारा खराब होता है। अच्छा। हाँ, तो जब मुझे लगा कि जो है हाँ, कि वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है जिस सिस्टम से वो परेशान है उस सिस्टम के खिलाफ वो नारा है, लेकिन फिर भी वो क्या बोल रहे हैं कि यार नहीं, ये नारे से हम सहमत नहीं है, इससे भाईचारा खराब होता है।
तो नारे में कमी है या जो कह रहे थे उनकी समझ में कमी है? ना नारे में कमी है ना उनकी समझ में, मतलब हाँ, ना उनकी समझ में कमी है। वो हरियाणा का एक ओवरऑल कल्चर है। वो किसी भी जाति या समाज के बारे में कोई डेरोगेटरी बात मतलब मैंने वहाँ शब्दों में नहीं सुनी। शब्दों में नहीं सुनी? हाँ, शब्दों में नहीं सुनी। अच्छा, आप कभी और एक इंटरेस्टिंग बात अगर मैं सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो मैं पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं भी चले जाइए, सब जो है एससी कम्युनिटी में जो जाटव कम्युनिटी है उसने हर जगह सरनेम लगाए हुए हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन हरियाणा की आम बोलचाल की भाषा में कोई सरनेम नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे कि मैं अभी क्योंकि बोलना नहीं चाहूँगा, थोड़ा सा डेरोगेटरी हो जाएगा वो। नहीं, बोल दीजिए। हाँ, नहीं थोड़ा सा मतलब लोग उसको अलग सेंस में ले सकते हैं। हालांकि ग्राउंड पे जो है हाँ, ग्राउंड पे वो इसी टर्म यूज़ कर रहे थे। हर कास्ट का व्यक्ति, वो दलित समाज के व्यक्ति भी उसी टर्म को यूज़ कर रहे थे। सीधे जाति सूचक। हाँ, तो हर कास्ट का और दलित समाज के व्यक्ति भी उसी टर्म को यूज़ कर रहा था। अच्छा। हाँ, मतलब आपके दिमाग में एज ए स्कॉलर, अब आपके इस भीतर का स्कॉलर बोलने लगा। जी। कहीं ना कहीं दिमाग में, चाहे भाईचारा का आप हवाला कितना दे लीजिए, यह बात है ना कि कैमरे के सामने उस भाषा को इस्तेमाल करने में रिस्क है। नहीं, मैं इसलिए नहीं, गलत समझे जाने का रिस्क। हाँ, गलत समझे जाने का रिस्क है ना। हाँ, क्योंकि नहीं, वो हरियाणा वहाँ पे जो है ना उसी शब्द को वो दलित समाज का व्यक्ति यूज़ कर रहा है और उसी शब्द को वहीं बैठ के जो है और समाज के व्यक्ति यूज़ कर रहे हैं और कोई ऑफेंस, मतलब उसमें कोई ऑफेंस नहीं है या उस पर कोई केस नहीं है, उस तरीके का मामला नहीं था। अच्छा। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ यदि मैं उस शब्द का यूज़ करूँगा तो हो सकता है कि लोग ऑफेंड हो। भाजपा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समाज से आते हैं, माली जाति से आते हैं। आप जब प्रचार कर रहे थे तो क्या नायब सिंह के लिए कांग्रेस के समर्थकों के मन में कैसे विचार हैं? आपने इसकी तहकीकात करने की कोशिश की? वो नायब सिंह के बारे में क्या सोच रहे थे? क्योंकि भाजपा ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर सरकार बनेगी तो नायब सिंह ही मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल। हाँ, नायब सिंह पर क्या है? एक तो ज़्यादातर यही था कि भाई जो है नायब सिंह सैनी जी के बारे में कोई बात, कांग्रेस समर्थक कोई बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो बहुत 6 महीने पुराने सीएम थे। बाकी 9.5 साल खट्टर साहब रहे थे, तो खट्टर साहब के बारे में ज़रूर वो बातें करते थे और खट्टर साहब के बारे में जो है वो एक उनकी एक एंटी इनकम्बेंसी थी खट्टर साहब के नाम पे और शायद बीजेपी पार्टी ने उन्हें इसलिए जो है सीएम से हटा करके सेंटर में भेजा है। हाँ, नायब सिंह सैनी जी की कोई बात नहीं कर रहा था और बाकी समाज एक लेवल पे बोलूँ तो उस तरीके से कोई जो है सामाजिक कटुता की या सामाजिक भेदभाव की बात, जाति को लेकर कोई विरोध, कोई विरोध नहीं था। कोई विरोध नहीं था। कांग्रेस समर्थकों को कोई विरोध नहीं दिखा मैंने। तो लेकिन ना हुड्डा जी पर तो आपने सवाल उठाया। हुड्डा जी के खिलाफ कांग्रेस में तो एक नाराजगी थी। हाँ, बिल्कुल थी। और सैलजा पर भी आरोप लग रहे हैं, आपने खंडन किया कि आप नहीं मानते हैं। हाँ, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं जो है नहीं मानता हूँ। मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जो है कहीं ना कहीं जो है जनता में ये मैसेज गया, कांग्रेसी वर्कर में ये मैसेज गया। मैं क्योंकि कांग्रेसी वर्करों की बात आपको बता रहा हूँ, जो वहाँ पे वर्कर थे उनका ये कहना था कि सैलजा को और ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए था। था। आपके हिसाब से यह जो परिणाम आए हैं कहीं से भी चौंकाने वाला नहीं लग रहा है आपके हिसाब से, आपके फीडबैक के हिसाब से? हाँ, मैं जब ग्राउंड पे था, जहाँ मैं मतलब खासकर भवानी खेड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी में था और उसके आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम पहुँच जाते थे, घूमते टहलते। दोस्त के बारे में आपको क्या लग रहा था? वो हार रहे थे कि जीत रहे थे? मेरे को ये लग रहा था कि फाइट है। हाँ, कांटे की टक्कर है, मेरा जो अनुमान था। 12 बजे तक वो फाइट चल भी रहा था। हम लोग भी चैनल पे देख रहे थे। हाँ, बिल्कुल। ECI के वेबसाइट पे बिल्कुल। बहुत आगे तक प्रदीप आगे चल रहे थे, बहुत बाद में वो पीछे हुए हैं और कम वोटों से ही वो चुनाव हारे हैं। आप जो ये बोल रहे हैं कहीं ना कहीं जो आप कांग्रेस के बारे में आप बोलने से बच रहे हैं कि ये नतीजा चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन अब तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि ईवीएम में ही कोई गड़बड़ी थी। इस पर क्या कहेंगे? देखो, मैंने आज एक फेसबुक पोस्ट भी की है और मैं आपके कैमरे मतलब आपके सामने बोल देता हूँ आपके कैमरे पर कि जो मैं था उससे तो मुझे लगा नहीं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। ग्राउंड पे था। बाकी और भाई मैं सिर्फ 1 या 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, बाकी जो और कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वहाँ पर यदि ऐसी किस तरह की शिकायत आ रही है
तो चुनाव आयोग को इसकी जो है इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ इस शिकायत का जो है सॉल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि हमारे जो चुनाव प्रक्रिया है उस पर सवाल उठें। नहीं, लेकिन आप तो दोनों बात कह रहे हैं। आप शीर्ष नेतृत्व तो कह रहा है कि ये ईवीएम प्रॉब्लम था, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि जो आप घूम रहे थे तो आपको शुरू से कांटे का ही टक्कर लगा। बिल्कुल। और कांटे के हिसाब से भी परिणाम आए हैं। 46 लोग विधानसभा पर सरकार बननी थी, 48 सीट भाजपा को आई है, तो यह तो कांटा ही माना जाएगा इसको। 1-2 सीट के लिए कुल मिलाकर जो बैसाखी थी 10 सीट की, दुष्यंत चौटाला की, वो बैसाखी बस हट गई है। वह बैसाखी किसी भी तरफ झुक सकती थी। अगर भाजपा की तरफ झुकती तो भाजपा कांग्रेस की तरफ झुकती तो कांग्रेस की भी सरकार बनती। बिल्कुल। तो आप शीर्ष नेतृत्व की बात का खंडन कर रहे हैं। हाँ, मैं मतलब अगर वो 2-3 विधानसभा भिवानी जिले की विधानसभा में देखूंगा और उनके बेस पे बोलूँगा तो मैं नहीं मानता हूँ कि ईवीएम में कुछ जो है छेड़छाड़ हुई है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, जहाँ पर जनता में काम करने की जरूरत है वो हार का ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ दे रही है? क्या राहुल गांधी भूपिंदर हुड्डा से घबराते होंगे, डरते होंगे, जब आम जनता में चर्चा है कि भूपिंदर हुड्डा जी के रवैये से कांग्रेस को झटका लगा है? नहीं, और वो ईवीएम की बात कर रहे हैं। देखो, राहुल गांधी तो मुझे लगता नहीं है, वो तो कांग्रेस के शीर्ष हैं और वो किसी से घबराते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। भाई आप अगर जैसे राजस्थान था, राजस्थान में भी वन हैंड दिया गया था अशोक गहलोत साहब को, फ्री हैंड दिया गया था। कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में फ्री हैंड दिया गया, तो ऐसे हुड्डा जी को यहाँ फ्री हैंड मिला है। अच्छा, मतलब ये जो पार्टी का जो काम करने का प्रक्रिया है उसके हिसाब से उसके हिसाब से हाँ, वो दबंगई, जाति, वो संसाधन, उसकी वजह से नहीं, वो सब नहीं। चलिए, ऐसी कोई बात जो आपको लगता है कि सभी दर्शकों को हरियाणा के बारे में या चुनाव के बारे में या भाजपा के बारे में या कांग्रेस के बारे में आखिरी बात जो आपको लगता है कि ध्यान रखनी चाहिए थी और जो हरियाणा चुनाव से निकल के आया है, कौन एक बात कहेंगे आप? देखिए, अगर सामाजिक रूप से मैं बताऊं, हरियाणा का मेरा जो अनुभव रहा है हरियाणा कल्चर का, तो बहुत आत्मीयता वाला कल्चर है। और जो हम दिल्ली में बैठ कर के एक मतलब वहाँ का चित्रण करते हैं कि बड़ा ऐसे लगता है कि बड़ी वॉयलेंट सोसाइटी होगी और जो है बड़ी जो है आपस में लड़ाइयाँ होंगी, कटुता होगी, वैसा मुझे ग्राउंड पे कहीं नहीं दिखा। हम जहाँ भी जाते थे, इवन एक जगह तो ऐसा हुआ कि हमने बोला कि हम जो है कांग्रेस पार्टी से प्रदीप नरवाल जी के लिए वोट मांगने आए, तो जो सामने वाला व्यक्ति था उसने मुंह पे बोला कि हम जो है भाई हरियाणा भाषा में बोला उसने कि कौन ही देवा वोट, वोट नहीं देंगे, लेकिन चाय पी के जाना आप लोग। अच्छा। हाँ, तो आपको तो ऐसा तो ऐसा कई जगह। अच्छा। और हाँ, एक और चीज़ जो है इसी जो है इनकी जो हरियाणा का एक बड़ा अच्छा कल्चर लगा मुझे, हालांकि उसका जो है कई बार दिक्कतें थी वो तो होती थी कि वहाँ पे जो एक जैसे आप हरियाणा के लोगों का कि आराम से बैठ के कि भाई कोई बात में जल्दीबाजी नहीं, आराम से बैठ के बहुत मन से, मतलब मैं कहूँ कि अगर मैं राजस्थान उस बात को आधे घंटे में ख़त्म कर दूंगा तो वहाँ 2 घंटे लेते थे लोग। आराम से बैठ के बातचीत, अपने घर परिवार सब बातें करके। एक जेएनयू हरियाणा में भी खोला जा सकता है, चल जाएगा। हाँ, लेकिन उनका मैंने हरियाणवी सोसाइटी का एक चीज़ और देखा कि वहाँ पे लोग चीज़ों को समझते थे। हाँ, मतलब एज कम्पेयर, मतलब उनको आइडिया था चीज़ों का। अच्छा। हाँ, छवि बाहर में, हरियाणा के बाहर छवि जो बनाई जाए, हाँ, छवि जो बनाई जाए, लेकिन अंदर सच्चाई कुछ और है। हाँ, उनको आइडिया था चीज़ों का। हरियाणा का हुक्का बड़ा फेमस है, मौका मिला? बिल्कुल। मेरे को इवन चाहे मतलब फोर्स भी कह लो या जहाँ मैं आया हूँ उस चीज़ को, मतलब मैंने हुक्का वहाँ पे जो है मैं पीना सीख गया हूँ, आपको बता दूँ। हाँ, कैमरे पे बोलना, आपके डैडी देख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हुक्का पीना कोई गलत काम तो है नहीं। अच्छा। हाँ, अच्छा। हाँ, वहाँ हरियाणा में तो 15 साल से लेकर 70 साल तक के लोग जो है एक साथ बैठ के हुक्का पीते हैं, और एक बड़ा जो है सामाजिकता का एक मेन साधन है हुक्का। अच्छा। हाँ, उसके हुक्के के आसपास 10 लोग बैठ जाते हैं, ठीक है। अगर आप हुक्का पीते भी नहीं है तो आपके पास हुक्का आएगा, फिर आपको नहीं पीते तो उसको आपको थोड़ा खुद आपको आगे करना होगा। वो जो आपके आगे बैठे हैं वो नहीं पकड़, मतलब खुद नहीं लेंगे उस हुक्का को। अच्छा। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि हरियाणा का लोकतंत्र हुक्के से होकर जाता है। भूपिंदर हुड्डा कहीं हुक्के में तो मार नहीं खा गए? हुक्के के चर्चा में नहीं आ पाए भूपिंदर हुड्डा? अब भूपिंदर हुड्डा जी के बारे में तो ज़्यादा पता नहीं है, कभी ना उनके साथ रहे ना उनके सिस्टम में रहे। नहीं, आप तो
हुक्के वाली सभा में तो थे, वहाँ पे चर्चा, उस चर्चा में भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस, नहीं, हम जो हुक्का तो ज़्यादातर हम पीते थे, तो वोटर के यहाँ तो क्योंकि वोटर में किसकी चर्चा है? वोटर के यहाँ तो हम ज़्यादा टाइम देते नहीं थे, क्योंकि फिर अगर एक जगह ज़्यादा टाइम दे दिया, क्योंकि वहाँ मैंने देखा था कि अगर एक बार बैठ गए तो आप जो है फिर बैठ गए, 1-1.5-2 घंटे जाएगा ही। अच्छा। हाँ, वो आपको फिर हुक्का भी पीना पड़ेगा, हुक्का जो है वोटर जो है आपको चाय भी पिलाएगा, हुक्का भी पिलाएगा, और उस तरीके से जो है, तो हम हुक्का पे तो ज़्यादा नहीं। हाँ, लेकिन शाम को जब बैठते थे कांग्रेस कार्यकर्ता या जो भी लाइक माइंडेड लोग बैठते थे, तो काफ़ी हुक्के पे जो है चर्चा होती थी। शाम को पूरा हम बैठ के रिव्यू करते थे, तो हुक्के पे ही बैठ के होता था। साथियों, आप सुन रहे थे डॉक्टर अतुल मीना जी का हरियाणा के चुनाव में जो इनका विश्लेषण है, हरियाणा के चुनाव के बारे में, जो करीब से हरियाणा में इन्होंने देखा, समाज को देखा और वहाँ की राजनीति को समझा, किस तरह से कांग्रेस, जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा थी कि सीधे सीधे विधानसभा में जीत दर्ज करने जा रही है। डॉक्टर अतुल मीना जैसे ही हरियाणा पहुँचे, सबसे पहले इनको लग गया कि कांटे की टक्कर है। मुख्य धारा की मीडिया में जैसा चलाया जा रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। परिणाम भी बिल्कुल, अगर इनके चर्चा, इनके विश्लेषण को माने, तो परिणाम भी बिल्कुल वैसा ही आया है जैसा इन्होंने बताया है। तब सवाल है कि क्या जो कमियां इन्होंने बताई है, क्या कांग्रेस जो राहुल गांधी के नेतृत्व में अपनी छवि बनाने में, सुधारने में संघर्ष कर रहा है, कुछ आमूल चूल परिवर्तन कर पाएगी? इन सारे मुद्दों को समझने के लिए आप अतुल मीना जी के इस इंटरव्यू को पूरा सुनिए, समझिए। अतुल जी, आपने इतना ही बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने न केवल राजनीति पर, बल्कि हरियाणा जो एक हम लोग को मिस्टीरियस स्टेट कभी कभी लगता है, उसको हरियाणा को लोग हिंसा का ही पर्याय, दूसरा पर्याय मान लेते हैं। आपने इन सारे जो दिग्भ्रमित करने वाले जो पहलू हैं, उसका आपने खंडन किया, और आपका बहुत बहुत बधाई। आपने मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर के लिए कीमती वक्त निकाला। अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसे ही जो समाज के बारे में गंभीर बातें हैं, जो सच्चाई है, आपके सामने लाते रहेंगे। इसी के साथ आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्मराज जी, आपके चैनल पर मेरे को स्थान देने के लिए, मेरे विचारों को एक जगह देने के लिए। हाँ, नहीं, हमारी खुशकिस्मती है कि लोग आते हैं और रॉ मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा असली चीज़ें मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। चाहे दुनिया में कुछ भी चल रहा हो मुख्य धारा में, मुझे लगता है जो सच है वो मेरे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। आप सबका शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया।